Hello all, welcome to Chemistry कक्षा। अगर तुम अच्छे से रेट फाइंड करना सीख गए तो अब पहले तुमको समझना चाहिए फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट। ये बात करें इससे पहले तुमको समझना चाहिए दो टर्म। वन इज रेट इक्वेशन, अनदर इज रेट लॉ। तो पहले रेट इक्वेशन बात करें, लेकिन उसके लिए याद करो तुम एक लॉ पढ़े थे क्लास 11 में। एंड द लॉ वाज, ये पढ़े थे जब इक्विलिब्रियम चैप्टर क्लास 11 में कर रहे थे। पढ़े थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े थे तो एक बार हम ही उसको बोलेंगे। एंड द लॉ वाज लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉ आया था 1964 में। लॉ क्या कहता है जरा सा पहले वो समझो। मान लो कोई एक रिएक्शन है, आगे स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट तुम्हारी मर्जी 2 3 मान करके चलो। हम तुमको एक ऐसे ही एग्जांपल के लिए स्मॉल ए बी सी डी से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लो ये एक रिएक्शन है ए, दिस इज कोफिशिएंट और ये आपका रिएक्टेंट है बी गिव्स व्हाट, सी मोल्स ऑफ सी। ये आपका प्रोडक्ट है और ये दोनों आपका रिएक्टेंट है। अब पहले सुनो कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता था, फिर हम आते हैं कि हम तुमको यहाँ पर बताना क्या चाह रहे हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता था रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जब आप रेट फाइंड करते हैं, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो हम सिर्फ फॉरवर्ड रेट बात करेंगे। 11 इक्विलिब्रियम में तुम फॉरवर्ड रेट के लिए भी ये लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखते थे रेट इक्वेशन, और बैकवर्ड के लिए भी लिखते थे। तो फॉरवर्ड रिएक्शन ही यहाँ पर केवल होगा क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहिए, रेट लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, तुम और हम नहीं कह रही है, ये गुल्डर्ग और वॉग दो लोगों का ये जो है लॉ था। लॉ कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब ध्यान से समझना, प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस, यानी अगर सही से हमको लिखना चाहिए था तो हम यहाँ पर एक्टिव मासेस कहते हैं। ये बात अलग है, तुमको 11 में भी ये चीज बताया गया होगा कि देखो एक्टिव मासेस कहने का मतलब होता है एक्टिविटी, किस फॉर्म में आप रिएक्शन को ले रहे हैं। वेदर यू आर टेकिंग एक्वस सॉल्यूशंस, यानी आप एक्वस मीडियम में रिएक्शन करवा रहे हैं, या आप गैसियस रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं। तो एक्टिविटी, या उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिव मासेस। एक्टिविटी थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ऐसे एक्टिव मास बोलने से थोड़ा सा लगता है चलो मास से रिलेटेड ही कोई चीज होगा। इसको आप दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो आप कर सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन के फॉर्म में, जिसको आप स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते थे, और अगर गैसियस रिएक्शन है तो आप इसको बात करते थे पार्शियल प्रेशर के टर्म में। क्योंकि यहाँ वहां पर दोनों चीज यूज करते थे, याद करो इक्विलिब्रियम में केपी केसी दोनों फॉर्म में हम लोग फिर वेलोसिटी कांस्टेंट को और फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का दो फॉर्म हम लोग लिखाते थे, केपी एंड केसी, और फिर दोनों को बात करते थे। ये 11 में बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ गैसियस रिएक्शन से आपको थोड़ा कम डील करना है, लास्ट में उसके लिए भी बात करेंगे, लेकिन जो मेजर रिएक्शन आप लेंगे वो वही लेंगे जहां पर कंसंट्रेशन आपको कंसीडर करना है। तो इसीलिए हम एक्टिव मास के जगह पर अभी कंसंट्रेशन पर ही फोकस करेंगे, मोलर कंसंट्रेशन। अब आ जाओ लॉ पे। लॉ सेज कि रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोडक्ट का मतलब हो गया मल्टीप्लाई मोलर कंसंट्रेशन। अब ध्यान रखना कि जो ओरिजिनल फॉर्म है दैट इज नॉट मोलर कंसंट्रेशन, दैट इज एक्टिव मासेस। मोलर कंसंट्रेशन जिसके लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं, ऑफ किसका, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जितना भी रिएक्टिंग स्पेसीज है उसके मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेना है। और यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा लॉ, इसमें एक पार्ट और जुट रहा है, ईच रेज्ड बाय इट्स स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जब सबको आप उसके कोफिशिएंट से रेज करते हैं, यानी a टू द पावर स्मॉल a एंड b टू द पावर स्मॉल b। ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लॉ ऑफ मास एक्शन के बेसिस पर, जो कि एक थियोरेटिकल लॉ था। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है उससे इसको कुछ लेना देना नहीं था।
इसी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब हम लोग हटाते थे, तो जैसा तुम जानते हो कि प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं हम लोग तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहां वो कांस्टेंट आता है k। वापस यहां लिख दिया a टू द पावर a एंड b टू द पावर b। ये जो k आप लिखे हैं, क्योंकि ये क्या कहा था मैंने कि ये रेट को एक्सप्रेस कर रहा है ये इक्वेशन, राइट? तो इसीलिए इस k को हम लोग कहते हैं रेट कांस्टेंट। क्लास 11 में जब इक्विलिब्रियम में तुम रिवर्सिबल रिएक्शन से डील कर रहे थे तो फॉरवर्ड के लिए भी लिखते थे रेट इक्वेशन, बैकवर्ड के लिए भी लिखते थे, और उसके अकॉर्डिंग रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन बात करते थे। लेकिन यहाँ तो अगर रिएक्शन कह रहे तो अंडरस्टूड फॉरवर्ड ही, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन ले रहे हो। तो ये इसको कह रहे रेट कांस्टेंट। क्यों कह रहे रेट कांस्टेंट? इसलिए क्योंकि ये आप रेट के लिए एक्सप्रेशन लिखे थे, एक। दूसरा, क्योंकि आगे बात करेंगे कि ये रेट कितना होगा, यहां से ध्यान दो, यहां से तुमको समझ में आ रहा कि रेट डिपेंड्स ऑन के ऑल्सो, है ना? और रेट मतलब बताए हैं कल ही कि एक रिएक्शन कितना स्पीड से चल रहा है, यूनिट टाइम में वो कितना आगे बढ़े। तो इसीलिए इस कांस्टेंट का एक नाम स्पीड कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट भी होता है। स्पीड कांस्टेंट भी कह सकते हो और तुम्हारी मर्जी वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह सकते हो। और एक और नाम इसको देते हैं जो तुमको यहां से समझ में आएगा जब k को हम लोग डिफाइन करेंगे। इस इक्वेशन को, जो रेट के लिए जो हम लोग अब इक्वेशन लाए हैं, इसी जो लॉ ऑफ मास एक्शन से आया है, इसी का नाम होता है रेट इक्वेशन, और इसी का नाम हम लोग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, एक आगे जब बढ़ेंगे तो तुमको एक चीज बताएंगे, रेट लॉ। दोनों में डिफरेंस है। अगर तुमसे कोई पूछे कि रेट इक्वेशन और रेट लॉ में कुछ डिफरेंस है क्या, तो कहना चाहिए बिल्कुल डिफरेंस है। रेट इक्वेशन जो है वो थियोरिटिकली हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन को बेसिस मान करके लिखते हैं, जबकि रेट लॉ अभी आगे बताएंगे तो तुम समझोगे कि रेट लॉ एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बेसिस पर लिखा जाता है। आगे क्या कहा कि ये रेट कांस्टेंट का एक नाम और है। सवाल है नाम क्या है? उससे पहले ये देखो कि रेट कांस्टेंट को अगर हमको डिफाइन करना पड़ जाए तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि 11 क्लास से फिजिक्स पढ़ करके और टर्म्स को डिफाइन कर करके तुम लोग को अभी तक एक्सपर्ट हो जाना चाहिए डेफिनेशन के लिए। डिफाइन करने का एक तरीका ये होता है कि यहां से देखो क्या लिखा है, R इक्वल्स टू के और फिर ये कंसंट्रेशन टर्म्स। अगर हम इस इक्वेशन में ये कह दें कि कंसंट्रेशन ऑफ A इज 1 यूनिट यानी 1 मोल पर लीटर या 1 मोलर, कंसंट्रेशन ऑफ B इज ऑल्सो 1 मोलर। कोफिशिएंट क्या है उसको छोड़ दो, हम बस ये कह रहे कि दोनों का कंसंट्रेशन अगर हम लोग 1 मोलर ले लेते हैं तो यहां पावर अब कुछ भी हो, 1 का पावर 100 भी होगा तो 1 ही आना है, और 10 होगा तो भी 1 ही आना है, और 1 होगा तो भी 1 ही आना है, और 100 और 10 होगा भी नहीं, ये आगे बात करें। लेकिन 1 2 3 जो भी है, रिजल्ट विल बी 1 ओनली। तो अगर ये सारा टर्म आपका 1 हो जाता है तो आप ये समझ पा रहे हैं कि k जो है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, r मतलब जिसको आप रेट कह रहे थे। तो यहां से हम लोग डिफाइन करते हैं कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। फिर से कह रहे हैं इट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन, क्या बोलना चाहिए बोलो एक बार, व्हेन कंसंट्रेशन और मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मासेस जो भी बोलो, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पेसीज, जितना भी आपके पास रिएक्टेंस है, इज यूनिटी। सबका जब कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा, यानी यूनिटी कहने का मतलब आप कह रहे हैं 1 मोलर, तो हम लोग रेट कांस्टेंट वही हो जाएगा जो रेट है, यानी रेट को ही हम लोग रेट कांस्टेंट कहने लग जाएंगे। ठीक है, अब ये भी पढ़े फिजिक्स में कि जब सारे टर्म को 1 करके हम लोग किसी चीज को डिफाइन करते हैं तो हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं स्पेसिफिक, क्योंकि ये हमेशा के लिए नहीं है, ये इस स्पेशल कंडीशन के लिए ही आप कह रहे हैं कि रेट और रेट कांस्टेंट बराबर हो जाएगा। हमेशा रेट और रेट कांस्टेंट बराबर नहीं होता, तो इसीलिए इसका एक नाम स्पेसिफिक रेट भी है। ठीक वैसे ही जैसे याद करो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते थे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, याद आ रहा है, इसलिए इसको कह रहे हैं स्पेसिफिक रेट।
कोई प्रॉब्लम है? अब सवाल है, रेट किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है और रेट कांस्टेंट किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो रेट किस फैक्टर पर डिपेंड करता है वो तो क्योंकि अगला टॉपिक ही आपका होगा। यहां क्योंकि रेट कांस्टेंट से बात कर रहे हैं तो बात करें कि रेट कांस्टेंट यानी के किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो देखो यहां से तुमको समझ में आता होगा, अगर इस इक्वेशन को देखो तो तुमको ऐसा लगता होगा कि अगर हम यहाँ पर k लिखते तो हम कैसे लिखते हैं, k इक्वल्स टू r कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर a कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर b। और फिर तुमको ये लगता होगा कि शायद ये जो रेट कांस्टेंट है ये a के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा और b के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा। हम कह रहे नहीं, K जो है वो सिर्फ दो ही फैक्टर पर डिपेंड करता है। जो सबसे पहला फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ रिएक्शन, आप किस रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं। क्योंकि रिएक्शन अगर आपका चेंज हो जाएगा तो जाहिर है ये जो ऑर्डर वाला पार्ट था ये सब तुम्हारा चेंज होता। कंसंट्रेशन क्या लेकर के रिएक्शन शुरू किए हो इस पर रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता, इसीलिए उसका नाम कांस्टेंट है। रेट ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा कि कंसंट्रेशन अगर यहां से समझ पा रहे हो, अगर ए का ज्यादा है तो रेट फास्ट स्पीड से होगा। ये कल वाले लेक्चर में भी बताया था कि शुरू में रिएक्शन बहुत स्पीड से होता है और धीरे धीरे रिएक्शन का स्पीड कम होने लगता है क्योंकि आपके रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होने लगता है। लेकिन रेट कांस्टेंट को कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। रेट कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, अगर किसी खास रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं, अगर रिएक्शन मेरा यही होगा इन दैट केस, और अगर टेम्परेचर सेम होगा, क्योंकि दूसरा फैक्टर जिस पर रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है दैट इज टेम्परेचर। इसी दो चीज पर रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर सेम रखे हुए हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि गिवन रिएक्शन के लिए के का वैल्यू कांस्टेंट होगा, इसीलिए उसको कह रहे हैं कि रेट कांस्टेंट। ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच के डिपेंड्स। यही दो फैक्टर के को अफेक्ट करता है। ठीक है, जबकि रेट के लिए जब बात करेंगे, के मतलब रेट कांस्टेंट, जब रेट के लिए बात करेंगे तो तुम देखोगे काफी सारा फैक्टर्स हम वहां पर इंक्लूड करेंगे। एक और बात तुमको यहाँ याद दिलाएं, क्योंकि कह रहे रेट कांस्टेंट रिएक्शन के नेचर पर डिपेंड करता है। अब याद करो जब तुम 11 में पढ़ रहे थे तो तुम पढ़ते थे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट कुछ और आता था, बैकवर्ड के लिए रेट कांस्टेंट कुछ और आता था। क्यों? क्योंकि नेचर चेंज हो गया, आपका रिएक्टेंट चेंज हो रहा है ना। फॉरवर्ड में जब जा रहे हो तो आप इस तरफ से जा रहे हो, बैकवर्ड में जब आप जाएंगे तो रिएक्शन आप चेंज करके लिखेंगे। आप लिखेंगे C मोल ऑफ C गिव्स A मोल ऑफ A एंड B मोल्स ऑफ B। तो नेचर बदल गया, इसलिए टेम्परेचर सेम भी रखते तो फिर बैकवर्ड के लिए जो है वो रेट कांस्टेंट का वैल्यू अलग आता। और ये बात दिमाग में बहुत अच्छे से डाल लो कि अगर कोई हमसे कहता है कि हम कैटालिस्ट यूज कर लिए, हम एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स कर दिए, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को हाफ कर दिए, रिमूव करते जा रहे हैं, या और कोई भी टाइप का अगर आपको फैक्टर दिया जाता है, रिएक्शन में प्रेशर हम इंक्रीज कर दिए, डिक्रीज कर दिए, what will be the effect on K of reaction, रेट कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट होगा, तो तुम सब में यही लिखोगे, it will remain unaffected until and unless we are talking about same reaction at same temperature। टेम्परेचर बदलने से K जरूर चेंज होता है और रिएक्शन चेंज होने से K का वैल्यू चेंज होता है। देखो रेट लॉ को समझने से पहले एक एग्जाम्पल समझो। जैसे मान लो फोटोसिंथेसिस सब लोग समझते हो, छोटे क्लासेस से पढ़ते आए हो। कैसे कहते हैं हम लोग कि 6 CO2 plus 6 H2O gives what? Glucose, C6H12O6 and oxygen। और एनर्जी जो है जब कंबसन करते थे रिवर्स रिएक्शन तो उस केस में कहते थे रिलीज होता है, लेकिन जब आप ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं तब आप कहते थे कि यहाँ पर एनर्जी देना होता था, सनलाइट से वो एनर्जी मिलता था और क्लोरोफिल होना बहुत जरूरी था। ठीक है, यानी प्लांट को ग्रीन होना बहुत जरूरत था। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझो, कंडीशन सेम है, सनलाइट है, सूरज की रोशनी बहुत अच्छी है और क्लोरोफिल भी
पेड़ बहुत हरा भरा भी है। अगर यहां से हम लॉ ऑफ मास एक्शन लिख करके अगर हम रेट इक्वेशन लिखते तो हमको क्या लिखना चाहिए था? रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ CO2 द पावर व्हाट। आगे कोफिशिएंट तुमको 6 दिख रहा है, आगे बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऐसे डायरेक्ट नहीं लेते, लेकिन अभी जब तुम कॉम्प्लेक्स और सिंपल रिएक्शन जानते नहीं हो तो तुम केवल इस बात को, केवल हम जो समझाना चाह रहे उसको केवल समझो। फिर बाद में ये पावर हम क्यों अभी बता रहे कि 6 नहीं लिखना है वो आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल आप समझिए कि कहना क्या चाह रहे हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन अगर हम देखते तब तो हम यही लिख देते, जो आगे नंबर हमको दिख रहा है हम उसी को लेकर के शुरू हो जाते। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हम एक कांस्टेंट भी लिख देते, चलो के, जिसको अभी तुमको हम बताए रेट कांस्टेंट। यहाँ पावर डाल देते 6। अब तुमको यहाँ से क्या समझ में आ रहा? तुमको यहाँ से समझ में आ रहा है कि अगर हम CO2 के कंसंट्रेशन को डबल कर दें, मतलब जितना अभी मिल रहा था प्लांट को, मान लो एटमॉस्फेयर से उसको, जस्ट फॉर एग्जाम्पल सपोज करो, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, ये कोई कैलकुलेट करके स्टोइचियोमेट्री से नहीं बता रहे, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहे कि मान लो प्लांट को 1 लीटर CO2 मिलता था और उस CO2 को यूज करके प्लांट जो है वो 1 kg ग्लूकोज बना लेता था। केवल समझो, अब हम कह रहे हैं कि हम CO2 के अमाउंट को बढ़ा दिए, थोड़ा वहां आसपास आर्टिफिशियल CO2 का भी इंतजाम कर दिए कि लो प्लांट और जितना तुमको CO2 चाहिए। या फिर वाटर के रिस्पेक्ट में तुम यहां से बात करो कि पहले जितना उसको वाटर मिलता था अभी हम वाटर के अमाउंट को डबल कर दिए। ठीक है, मान लो पहले 1 मोलर मिल रहा था, अभी यहां से मोलर तो समझ में आ रहा ना कि अगर ये 1 मोलर है या मान लो 6 मोलर वाटर था तो यहां तुमको समझ में आ रहा कि 1 मोलर ग्लूकोज जो है वो फॉर्म कर लेता। ठीक है, चलो इसी से समझो। अब हम कह रहे कि हम इस अमाउंट को डबल कर दिए। अगर हम वाटर के अमाउंट को 2 टाइम्स इंक्रीज कर देते, 6 से 12 कर देते, तो तुमको जो लॉ ऑफ मास एक्शन से समझ में आता है कि अगर हम इसको डबल कर देते तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, अगर ये सच होता तो 2 to the power 6, ये डबल किया हो कंसंट्रेशन, तो 2 to the power 6 यानी कितना टाइम? 64 टाइम्स इंक्रीज हो जाना चाहिए, ग्लूकोज 64 टाइम्स ज्यादा बनना चाहिए। और इन दैट केस अगर ये बात सच होता तो जब बाढ़ ला देते तो बस पूरे दुनिया में खाली ग्लूकोज और ग्लूकोज ही होता। मगर क्या रियल सिचुएशन में ऐसा होता है? कभी अगर किसी पेड़ को यहाँ लगा दो, अच्छा खासा पेड़ था, पूरा बाढ़ ला दो, पूरा यहाँ तक उसको पानी से ही भर दो, तो क्या वो बहुत ग्लूकोज बनाने लग जाएगा? ऐसा होता है? जवाब दोगे नहीं होता ऐसा। क्यों ऐसा नहीं होता? इसलिए क्योंकि अभी जो थोड़ी देर पहले बताया कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो आप लिखते हैं ये आप थियोरिटिकली लिखते हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है। जब आप एक्सपेरिमेंटल डाटा को कंसीडर करके रेट कैसे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है ये जब आप एक्सप्रेस करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं रेट लॉ। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ हम ये अभी रिएक्शन लिखे थे ना, A प्लस B मोल्स ऑफ B गिव्स व्हाट? C मोल्स ऑफ C। लॉ ऑफ मास एक्शन को अगर हम लोग यूज कर रहे थे तो हम रेट एक्सप्रेशन कैसे कह रहे थे कि रेट इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A, B टू द पावर B एंड C टू द पावर C। तो ये जो है दिस इज एक्चुअली जिसको हम बोले कि ये लॉ ऑफ मास एक्शन के बेसिस पर है। एक्चुअल रेट ये नहीं बता रहा, लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंटली, अगर सपोज करो एक्सपेरिमेंटली हम ये कहते हैं कि A के कंसंट्रेशन को जब हम डबल करते हैं तो रिएक्शन का रेट 4 टाइम्स हो जाता है, तो हमको क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब है A का कंसंट्रेशन जितने टाइम्स बढ़ रहा है रेट उसके स्क्वायर पावर से बढ़ रहा है। हम इसको अगर 3 टाइम्स करते हैं तो ये रिएक्शन का रेट 9 टाइम्स हो जाता है। मान लो हमको ये एक्सपेरिमेंटली समझ में आता है। तो जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को ध्यान दे करके जब हम लोग रेट लिखते हैं तब जो इक्वेशन आता है दैट इज कॉल्ड रेट लॉ। ये हम लिख रहे हैं, अब A नहीं लिख रहे, हम यहाँ X लिख रहे हैं।
या हम b टू द पावर y लिख रहे हैं। हो सकता है मैटर ऑफ चांस कि a और x इक्वल हो जाए, ये भी हो सकता है a और x इक्वल नहीं हो। वैसे ही b और y इक्वल हो जाए, हो सकता है y और b इक्वल नहीं भी हो। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से x और y कुछ जीरो ही हो जाए, फ्रैक्शन ही हो जाए। तो ये जो इक्वेशन आया, हम ये कह रहे हैं कि ये इक्वेशन आपको ये बता रहा है एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर एक्सपेरिमेंटली कैसे डिपेंड करता है, एक्चुअली कैसे डिपेंड करता है। तो इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, रेट लॉ। तुम देखो कि तुमको ये बात समझ में आया है। यानी अगर कोई तुमसे पूछे कि रेट लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप कहेंगे वो एक्सप्रेशन या वो इक्वेशन जो ये डिसाइड करता है कि किसी रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के टर्म में कैसे डिपेंड करता है, और ये एक्सपेरिमेंटली डिसाइडेड है। ठीक है, यानी आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन कर रहे हैं कि हाउ रेट इज डिपेंडेंट ऑन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, तब इसको कह रहे हैं रेट लॉ। देखो कि तुम ये बात अच्छे से समझ पाए हो। जब तुम रेट लॉ समझ गए तो रेट लॉ से ही कंसर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सवाल है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग किसको कहते हैं। तो उसी एग्जाम्पल को एक बार फिर से कंसीडर करो। क्या लिखा था, ए मोल स्मॉल ए मोल ऑफ ए प्लस स्मॉल बी मोल ऑफ बी गिव्स व्हाट, सी मोल्स ऑफ सी। मान लो ये कोई एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है जिसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। ये जो स्मॉल ए बी और सी लिखा हुआ है, मैंने क्या कहा था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। अगर लॉ ऑफ मास एक्शन से हम लोग रेट इक्वेशन लिखते तो इस कोफिशिएंट को ही हम लोग पावर में डालते, लेकिन अगर हम लोग रेट लॉ लिखते हैं तो मैंने क्या बताया कि रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। रेट लॉ आप एक्सपेरिमेंटली ये देखते हैं कि रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग कहते हैं कि रेट एक्चुअली किस रिएक्टेंट पर किस तरह से डिपेंड करता है। एक्सपेरिमेंटली हम लोग उसी रिएक्टेंट को रेट लॉ में इन्वॉल्व करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो बी का कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज करने से इस रिएक्शन का रेट अफेक्टेड नहीं होता, यानी बी के कंसंट्रेशन पर इस रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता, तो हम बी को रेट लॉ में इंक्लूड ही नहीं करते। तब हम सीधा लिखते रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स। ये एक्स मैंने बताया था कि ए पर डिपेंड, ए के बराबर हो भी सकता है और हो सकता है ए के बराबर ना हो, लेकिन जब हम b का पावर लिखते तो हम b का पावर लिखते 0। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, समझो। इसका मतलब क्या, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ b बट इट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर x। अब ये x हो सकता था a के बराबर हो सकता था ये a के बराबर नहीं हो। लेकिन अगर हम कहते कि B पर भी ये डिपेंड करता है, B के कंसंट्रेशन पर भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, और कैसे डिपेंड करता है, तो मान लो हम कहते हैं कि इट इज डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर y। अब y फिर कुछ हो सकता था, 0 भी हो सकता था, फ्रैक्शन भी हो सकता था, हो सकता है वो स्मॉल b के बराबर भी हो सकता था। तब हम रेट को कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते। तब हम ऐसे नहीं लिखते, ये जो लिखा है उस समय हम ऐसे नहीं लिखते, हम ऐसे कहते। और फिर हम कहते कि हो सकता था a जो है वो x के बराबर हो सकता है x a के बराबर नहीं हो। वैसे ही y हो सकता है b के बराबर हो सकता है y b के बराबर नहीं भी हो। ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन डिसाइड करेगा, और ये एक्सपेरिमेंटली ही हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे। अब ये जो a और b था, इसको हम लोग क्या कह रहे थे, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। x और y को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल कोफिशिएंट। एक बार फिर से कहो, a और b को क्या कह रहे थे, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और x और y को क्या कह रहे हैं, एक्चुअल कोफिशिएंट। ठीक है,
यहाँ तक समझे हो? अब सवाल है कि ये तो ठीक है, ये तो हम रेट लॉ में ही समझ गए थे। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहाँ हटाते तो क्या लिखते? R इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट a टू द पावर x b टू द पावर y। सवाल है ये तो रेट लॉ था, लेकिन हम ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो, ऑर्डर को डिफाइन ही करते हैं। पहले मेरी बात को ध्यान से समझना। ऑर्डर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ, सम मतलब एडिशन वाला, SUM सम हम कह रहे हैं, सम ऑफ द कोफिशिएंट, और यू कैन से पावर। कोफिशिएंट मतलब एक्चुअल कोफिशिएंट हम बात करें। सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, जो भी तुम्हारा रिएक्टेंट है उसके कंसंट्रेशन का जो भी पावर है उसके सम को हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बशर्ते आप ये जो पावर ले रहे हैं वो कौन सा वाला ले रहे हैं, जो कि रेट लॉ में इन्वॉल्व है। हम एक बार फिर से डिफाइन कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज the sum of the power of reactants involved in rate law, rate law of a reaction। ये rate law था ना, तो यहाँ हम अगर कोई हमसे पूछता कि what is the order of reaction, या what is the order with respect to reactant A, what is the order with respect to reactant B, ऐसा हो सकता था। तो हम कहते order with respect to रिएक्टेंट ए इज कितना, देखो इसका पावर कितना है, रेट लॉ में देखना है, एक्स। ठीक है, ये याद करिए, इसको हम लोग कहते थे रेट लॉ। तो ये हो गया एक्स। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर हम बात करें तो ये कितना हो गया, वाई। और इसलिए जब हम ओवरऑल ऑर्डर बात करेंगे, रिएक्शन के लिए ऑर्डर बात करेंगे, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो क्या कहा मैंने कि आपको क्या करना है, जो भी एक्चुअल कोफिशिएंट रेट लॉ में रिएक्टेंट का जो भी पावर है उसका आपको क्या कर लेना है, सम ले लेना है। ओवरऑल ऑर्डर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम कहते हैं x प्लस वाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ये एक ऐसा रिएक्शन होता जहां A और B के कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करने से प्रोडक्ट फॉर्मेशन उस पर डिपेंड ही नहीं करता, तो हम यहाँ 0 डालते। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स इंक्रीज करें और रिएक्टेंट जो है वो आपका 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ, लेकिन रेट का स्पीड जो है वो सिर्फ डबल हुआ, यानी स्क्वायर रूट से वो डिपेंडेंट है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का पॉजिटिव भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। Order of a reaction can be integer, fraction, positive, negative, zero. All values for order are allowed. मान लो किसी रिएक्शन का ऑर्डर 1 आता है, तो हम लोग वैसे रिएक्शन को कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल के लिए सपोज करो हम कहते हैं तुमसे कि SOCl2, मान लो ऐसे लिखा होता है SOCl2, ये डिकम्पोज करके बनाता है SO2 एंड Cl2। बस केवल एग्जाम्पल को देखो, और हम तुमसे कहते हैं कि रेट जो हम लोग लिखते हैं रेट लॉ, दैट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ SO2 Cl2। एक एग्जाम्पल केवल समझो। एक दूसरा एग्जाम्पल देखो, मान लो हम कहते तुमसे कि सपोज करो हम बात कर रहे हैं किसी ऐसे रिएक्शन के लिए जहां हाइड्रोजन और ब्रोमीन कंबाइन करके बनाता है HBr। सिर्फ देखो, चीजों को समझने के बारे में समझो। लेकिन अगर हम कहते हैं कि रेट इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर मान लो 1 है, लेकिन Br2 टू द पावर हाफ हम कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम तुमसे ये सारे एग्जाम्पल में पूछते कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो मेरी बात ध्यान से समझो, ये एक ऐसा एग्जाम्पल तुम्हारे लिए होता जहां जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही एक्चुअल कोफिशिएंट से मैच कर गया है ना। तो हालांकि ऑर्डर फाइंड करते समय हमको बिल्कुल भी इस इक्वेशन को नहीं देखना है। इस इक्वेशन को देख करके हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन लिखते थे, मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन के बेसिस पर हम लोग
रेट इक्वेशन लिखते थे हम लोग, वहां पर रेट लॉ नहीं लिख रहे थे, और ये हम कह रहे रेट लॉ जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन देख करके लिख रहे हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम ब्रोमीन के कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स करेंगे तो ये 4 के स्क्वायर रूट यानी रेट जो है वो केवल डबल होगा। इसके कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट भी डबल हो जाएगा, इसलिए पावर 1 लिखा है। 4 टाइम्स करोगे तो रेट भी 4 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखो पावर हाफ डाला है। इसका मतलब क्या है, इसको अगर आप 4 टाइम्स करेंगे तो रिएक्शन का रेट सिर्फ डबल हो पाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि ऑर्डर फ्रैक्शन भी हो सकता है, ऑर्डर जो है वो आपका इंटीजर भी हो सकता है, कभी कभी ऑर्डर जीरो भी हो सकता है। जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, सेकेंड ऑर्डर भी हो सकता है, थर्ड ऑर्डर भी हो सकता है, फोर्थ ऑर्डर भी हो सकता है। किसी रिएक्टेंट के टर्म में ऑर्डर निगेटिव भी हो सकता है। क्वेश्चन देखना जब देंगे तो ध्यान केवल आपको ये समझना है, बार बार जो हम कह रहे हैं कि ऑर्डर को ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कुछ लेना देना नहीं है। ऑर्डर फाइंड करने के लिए आपके पास एक्सपेरिमेंटल डाटा यानी रेट लॉ होना चाहिए। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि रेट लॉ में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का पावर 1 है, तो हम क्या कहते हैं, ऑर्डर इस रिएक्शन का कितना हो जाता, 1। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, हम कहते हैं दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझे हो? ठीक वैसे ही अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम कहते हैं ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इज 1, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू Br2 इज हाफ। लेकिन अगर हमसे कोई पूछता कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये है आपका रेट लॉ। तो रेट लॉ में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर का सम लेना है आपको। तो यहाँ कितना हो गया, हाइड्रोजन का 1 और Br2 का कितना, हाफ। सो टोटल कितना हो गया, 3/2, और हम कहते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 3/2। ऑर्डर में आपको और भी कुछ पढ़ना है। ऑर्डर कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, क्या क्या तरीका है ऑर्डर को फाइंड करने का। लेकिन अभी पहले एक आध चीज और बता लेंगे, उसके बाद उस पर आएंगे। आज के लेक्चर में ऑर्डर के लिए अभी और कुछ नहीं कहेंगे। देखो, जब तुम ऑर्डर सीख जाते हो कि ऑर्डर कहते किसको हैं, तो क्योंकि थोड़ी देर पहले तुमको ये बताया कि रेट कांस्टेंट जो है किसी भी रिएक्शन का, वो डिपेंड करता है किस फैक्टर पर, सिर्फ 2 फैक्टर पर। एक नेचर ऑफ रिएक्शन और दूसरा टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्शन। नेचर ऑफ रिएक्शन कहने का मतलब एक्चुअली उस रिएक्शन के ऑर्डर से ही है। अब क्योंकि रेट कांस्टेंट जो है वो रिएक्शन के ऑर्डर पर डिपेंड करता है, तो जाहिर है यूनिट भी जो रेट कांस्टेंट का है वो हर एक रिएक्शन के लिए सेम नहीं होता। एक रिएक्शन के लिए, मेरी बात ध्यान से समझना, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू सेम टेम्परेचर पर, अगर कांस्टेंट रखोगे टेम्परेचर, तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू कांस्टेंट है और उसका यूनिट भी सेम होगा। लेकिन अगर आप रिएक्शन बदल देते हैं तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी बदलेगा और जाहिर है यूनिट भी चेंज हो जाता है। जैसे जनरली क्या कॉन्सेप्ट होता है लोगों के मन में कि कांस्टेंट है तो उसका यूनिट चेंज नहीं होगा, लेकिन रेट कांस्टेंट का यूनिट रिएक्शन के नेचर या कहो उसके ऑर्डर पर डिपेंड करता है। यानी तुमको रेट कांस्टेंट के यूनिट से भी क्वेश्चन होगा। जैसे रेट के लिए हम लोग कहते हैं ना कि रेट का यूनिट हमेशा मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम, या अगर प्रेशर कंसीडर कर रहे हो तो बार पर यूनिट टाइम या एटमॉस्फेयर पर यूनिट टाइम। लेकिन रेट कांस्टेंट के लिए ऐसा नहीं है। रेट कांस्टेंट का यूनिट आपको हर एक टाइप के रिएक्शन के लिए, टाइप कहने का मतलब मेरा ऑर्डर से है कि रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या है, उसके हिसाब से तुमको रेट कांस्टेंट का यूनिट हमेशा फाइंड करना होगा। तो सवाल है कैसे फाइंड करेंगे। तो मान लो एक एग्जांपल के लिए ये तुम्हारा एक रिएक्शन है। सपोज करो हम रिएक्शन लिख रहे हैं आर गिव्स प्रोडक्ट। एक सिर्फ सिंपली एक एग्जांपल समझो। मान लिया जाए कि ये जो रिएक्शन है इसका ऑर्डर जो है वो n है। सपोज करो हम बात कर रहे हैं n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, तो आप n के जगह पर 0 लिख देंगे। अगर कहा जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो आप n के जगह पर 1 लिख देंगे। कोई फ्रैक्शन देगा 3/2, क्योंकि ऑर्डर फ्रैक्शन भी हो सकता है। जो भी वैल्यू देगा वो आप n के जगह पर प्लेस करेंगे।
तो अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता n, तो याद करो हम क्या बताए हैं तुमको कि हम लोग रेट कैसे लिखते, रेट लॉ जब लिखते तो कैसे लिखते, कांस्टेंट के, दिस इज रेट कांस्टेंट, इसी का यूनिट आप फाइंड करना चाह रहे हैं। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन के पावर में जो आता है उस टोटल सम का नाम ही तो ऑर्डर होता है। इसका मतलब अगर हम कहते हैं ये रिएक्शन nth ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये n ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का पावर होना चाहिए रेट लॉ में, यानी यहां पर हम n लिखते रहे। अब तुम कंसंट्रेशन का यूनिट भी जानते हो, तुम रेट का यूनिट भी जानते हो, तो k का यूनिट नहीं फाइंड कर लोगे, यूनिट एंड डायमेंशन 11 में पढ़े हो। k क्या हो गया बोलो, r कंसंट्रेशन ऑफ r टू द पावर n। अब याद करो r का यूनिट हम लोग क्या लिखते थे, अगर हम लोग मोलर कंसंट्रेशन लिख रहे हैं तो मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम। अब टाइम आप मिनट सेकेंड आवर वो लिखेंगे, ऐसा नहीं कि टाइम मैंने लिखा है तो आप भी टाइम लिखेंगे। आप टाइम अपने क्वेश्चन को देखेंगे, वहां मिनट है कि सेकंड है कि आवर है, एसआई यूनिट है तो सेकंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मैंने बताया है कि आप यूनिट टाइम का कुछ भी जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा आप वही यूज करेंगे। और ये कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट तो मोल पर लीटर ही होगा ना। तो ये कितना हो गया m। लेकिन मान लो किसी के दिमाग में आए कि सपोज करो ये मेरा गैसियस रिएक्शन होता, तब क्या, अगर हम पार्शियल प्रेशर कंसीडर कर रहे होते तब क्या, तो हम कहेंगे तब तो आप यहाँ मोल पर लीटर नहीं लेकर के आप कुछ भी लिखते, या तो बार लिखते या एटीएम कुछ भी लिखते, तो ये होता बार पर यूनिट टाइम, और यहाँ पर फिर क्या आ जाता, बार टू द पावर व्हाट n। इसको भी साइड बाय साइड इसलिए करते जा रहे हैं कि लास्ट में आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर हमको पार्शियल प्रेशर का टर्म दिया हुआ है तो हम ऐसा लेंगे, और अगर मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो फिर हम जो है पहले जो बता रहे हैं उसको लेंगे, ठीक है। अब ये क्या हो गया देखो, अगर हमको k का यूनिट चाहिए तो क्या हो गया, मोल जो है वो आपका ऊपर पॉजिटिव 1 था, कुछ नहीं है तो 1 है, और यहां से जाएगा n, तो n जब ऊपर लेकर के जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस, लीटर के लिए ये -1 था और ये -n ऊपर जाएगा, -n तो ऊपर जाकर के साइन चेंज हो जाएगा, यानी n हो जाएगा प्लस, और ये -1 था तो इसको लिख सकते हैं ऐसे n-1, और टाइम जो है वो आपका -1 यानी टाइम इनवर्स। यही हो गया तुम्हारा यूनिट k का, इसको आप याद रखेंगे। अब क्वेश्चन में आपको जिस भी ऑर्डर के लिए पूछा जाए, जैसे एक एग्जाम्पल हम तुमको करके दिखाते हैं। मान लो हमसे क्वेश्चन हुआ राइट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप यूनिट लिखिए रेट कांस्टेंट का, तो क्या करोगे आप n के जगह पर क्या लिखोगे 3। अब यहाँ पे डाल लो k का यूनिट क्या हो जाएगा बोलो, मोल 1 - 3 तो क्या हो गया -2, लीटर 3 - 1 तो क्या हो जाएगा बताओ, 3 - 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 2। और टाइम इनवर्स मतलब अब ये तुम्हारे पास ऑप्शन है, जब तुमको यूनिट केवल लिखने के लिए कहा जा रहा तो बेटर इफ यू राइट सेकेंड इनवर्स इसके जगह पर, लेकिन अगर क्वेश्चन कर रहे हो न्यूमेरिकल में तुम ऑर्डर फाइंड किए हो, ऐसा भी क्वेश्चन आगे आएगा और फिर तुमको रेट कांस्टेंट पूछा है तो आप मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद यूनिट लिखेंगे। तो यूनिट लिखते समय ये आप ध्यान देंगे कि टाइम जिस यूनिट में है आप उसी यूनिट को यहाँ पर डालेंगे। मान लो यही चीज अगर हम बार या एटमॉस्फेयर के फॉर्म में कहते तो फिर हम यहाँ से क्या लिखते, देखो तो ये हो गया बार टू द पावर 1 और ये n ऊपर जाएगा तो माइनस, तो क्या लिखते बताओ, बार 1 - n टाइम इनवर्स। कोई कहता टीचर प्रेशर जो है वो हमको एटमॉस्फेयर में दिया है, तो हम कहेंगे ठीक है आप उसको ही यूज कर लीजिए बार के जगह पर। अगर आपको एटीएम कहा गया है तो आप एटीएम यूज करिए, एटमॉस्फेयर 1 - n टाइम इनवर्स। देखो कि यहाँ तक तुम चीजों को अच्छे से समझ पाए हो, तो फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेंगे। एक और चीज, क्योंकि मैंने कहा कि आगे आपको सीखना है कि हम लोग ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन से भी ऑर्डर फाइंड करते हैं, और ऑर्डर फाइंड करने का एक अच्छा तरीका ये भी होता है कि तुम ऑर्डर रेट, क्योंकि रेट कांस्टेंट का यूनिट ऑर्डर पर डिपेंड करता है, तुम देख रहे हो
तो एक तरीका ये भी होता है जो 11 के फिजिक्स में तुम पढ़े थे, याद करो, डिराइव अननोन विद द हेल्प ऑफ नोन, है ना। तो क्योंकि k डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सो अगर आप k का यूनिट डिपेंड कर रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, तो अगर आपके पास किसी रिएक्शन में रेट कांस्टेंट का यूनिट दिया हुआ है तो आप यूनिट को देख करके भी पता कर सकते हैं कि आपका रिएक्शन किस ऑर्डर का था, वो फर्स्ट ऑर्डर था या सेकंड ऑर्डर था या थर्ड ऑर्डर था। जैसे एक क्वेश्चन हम करके तुमको दिखाते हैं, देखो। मान लो ये क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दो, फर्स्ट क्वेश्चन तो तुम अभी करोगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है। आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। ये रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, इससे आपको कहा जा रहा है कि ऑर्डर बताओ कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या था। मेरी बात ध्यान से सुनोगे, तुमको इस मैग्नीट्यूड का कुछ नहीं करना है। जब आप ऑर्डर फाइंड करते हैं तो आपको कंसर्न होना है किससे, रेट कांस्टेंट के यूनिट से, क्योंकि मैंने क्या कहा कि रेट कांस्टेंट जो है उसका यूनिट रिएक्शन के ऑर्डर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब ध्यान दो, तुमको फिजिक्स का कुछ चैप्टर 1 जो पढ़े थे ना, यूनिट एंड डायमेंशन, वो कुछ याद आएगा अभी। देखो ये जो हुआ ना, ये आपको गिवन यूनिट हुआ के का। हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकंड थर्ड से तुम खुद से ट्राई करो। ये तुमको के का गिवन यूनिट हुआ। आप जो नोन है, जो आप पहले से जानते हैं, तो नोन आपके लिए क्या है कि आप के का यूनिट क्या लिखते हैं, यूनिट ऑफ के विच इज नोन टू यू, वो क्या लिखते हैं आप लिखते हैं, क्योंकि ये मोल वाला फॉर्म है इसीलिए हम भी मोल वाला ही फॉर्म लिख रहे हैं, मोलर कंसंट्रेशन ही यहाँ लिया गया होगा। हम लोग क्या लिखते हैं, मोल 1 माइनस एन, लीटर n माइनस 1, और क्योंकि यहाँ टाइम सेकेंड में है तो हम भी सेकेंड ही इनवर्स लिख दे रहे हैं। अब सवाल है कि कैसे हम लोग पता करेंगे ऑर्डर, यानी n यहीं पर ऑर्डर था ना, तो n का वैल्यू कैसे पता करेंगे। हम कहेंगे जैसे फिजिक्स में नोन और अननोन को कंपेयर करते थे, जब तुम एक डिराइव करते थे रिलेशन, तो ठीक वही काम आपको यहाँ भी करना है। क्योंकि आपको ऑर्डर यानी n फाइंड करना है, तो तुम ये चेक करो कि n यहाँ देखो टाइम वाले टर्म में n नहीं है, तो इसको नहीं लेना है, तुम्हारी मर्जी, क्योंकि मोल वाले टर्म में n आ रहा है और लीटर वाले टर्म में n आ रहा है, तो इस दोनों में से किसी भी एक चीज को लो, दोनों में रिजल्ट सेम ही आएगा। हम पहले क्वेश्चन में दोनों को करके दिखाएंगे, तुम उसके बाद ये दोनों सॉल्व करो, और इस दोनों को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो किसी एक चीज को लेकर के कंपेयर कर देंगे। तो मान लो हम इस पहले क्वेश्चन के लिए, इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सपोज करो हम पहले मोल को लेते हैं, तो मोल जो आपको गिवन है, देखिए मोल का जो पावर आपको गिवन है वो क्या दिया हुआ है, -1, ठीक है। मोल के लिए हम बात करें कि मोल जो गिवन है और जो आप नोन है, दोनों बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो मोल दिया हुआ है -1, जबकि आप जानते हैं कि मोल का वैल्यू कितना होना चाहिए, उसके पावर का वैल्यू 1 माइनस है, ठीक है। तो यहां से जब तुम n फाइंड करोगे, ये माइनस इधर आकर के प्लस हो जाएगा, है ना, ये इस तरफ माइनस है तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो आप n इक्वल्स टू, और ये माइनस उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। इसका मतलब आपके रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर है, इस पहले वाले एग्जाम्पल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज व्हाट, 2, यानी ये सेकेंड ऑर्डर का एग्जाम्पल है। कोई कहेगा नहीं, हम मोल लेकर के तो ये नहीं कंपेयर करना चाहते, हम चाहते हैं लीटर लेकर के कंपेयर करें, तो चलो एक बार वो भी करके दिखाते हैं। क्या था बताओ, लीटर को अगर तुम ले रहे हो तो लीटर, इस जो आपके पास, जो आप पहले से जानते हैं, जो आपके लिए नोन था यूनिट, आप क्या लिखते हैं, n-1, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है देखो लीटर, वो दिया हुआ है 1, तो यहाँ से सिंपली n-1 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा +1, यानी कितना आ गया, 2। मैंने यही चीज तो कहा था कि दोनों में वैल्यू जो है वो क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। देखो कि अच्छे से समझ गए हो। अगर समझ गए हो तो एकदम फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का जो रिमेनिंग 2 सब पार्ट है उसको बिना समय गवाए एकदम जितना फास्ट प्रैक्टिस कर सकते हो करो, ठीक है। 2 मिनट जो है यहाँ पर वीडियो को पॉज करो और पहले खुद से बनाओ, 2 मिनट ही टाइम लगेगा, और जब बन जाता है तो फिर देखो कि हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विच हैज रेट एक्सप्रेशन। अब रेट एक्सप्रेशन ही दे दिया है, यही तो रेट लॉ है, तो ऑर्डर तो क्या कहते थे हम लोग,
इस क्वेश्चन के लिए अगर हमको ऑर्डर फाइंड करना है तो ऑर्डर हम लोग क्या कहते थे, रेट लॉ में रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन का जो पावर है उसके सम को ही ऑर्डर कहते थे। तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिंपली ऐड ही तो करना है, हाफ प्लस 3/2, ये कितना हो जाएगा 2। डन, जिसका हो गया था, वेरी गुड। सेकेंड वाले में आओ, फिर से क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको रेट लॉ ढूंढना है। रेट लॉ दिया है तो वेरी गुड, यहाँ रेट लॉ दिया हुआ है, कितना हो जाता देखो 3/2 प्लस दूसरे टर्म का जो पावर है वो है -1। 3/2 मतलब 1.5 -1 है, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 0.5 यानी हाफ। यानी इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर जो है वो है हाफ। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया है, बाकी दो सब पार्ट जो है वो आपको करना है, तो करना शुरू करिए। पहले में आपको दिया हुआ है के का यूनिट जो है वो पर सेकेंड, ठीक है, ये गिवन है। मैंने क्या कहा था, नोन और गिवन को आप कंपेयर करेंगे। पर सेकेंड का मतलब, इस लाइन का मतलब क्या हुआ आप खुद से समझेंगे कि पर सेकेंड का मतलब हुआ लीटर का पावर भी 0, कुछ नहीं है, एंड मोल का पावर भी क्या 0 एंड पर सेकेंड। इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये सेम ही है, ये दोनों बराबर ही है। जबकि आपके लिए ये देखिए नॉन यूनिट है, नॉन यूनिट आप क्या लिख रहे हैं, मोल 1 - n, लीटर n-1 पर सेकेंड। अब कंपेयर करो, तुम्हारी मर्जी, चाहे मोल को करो या लीटर को करो, कोई किसी भी चीज को अगर कंपेयर करोगे रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन अब हम दोनों को कंपेयर नहीं करेंगे, मान लो हम मोल को कंपेयर करते हैं। और ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम सेकंड को क्यों नहीं कंपेयर कर रहे, क्योंकि सेकंड वाला फॉर्म जो है वो हमेशा सेकंड इनवर्स ही होगा, यानी टाइम इनवर्स ही होगा। मान लो हम लीटर को कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ लीटर देखो कितना है, जो गिवन आपको दिया हुआ है 0, और ऐसे जो आप जानते हैं उसमें लीटर का पावर जो है वो रेज होता है n-1 से। तो यहाँ से जब तुम n निकालोगे, n इसी तरफ छोड़ दो, -1 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1। यानी ये आपका कैसा रिएक्शन हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो इसको ध्यान भी रखना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का जो यूनिट है वो होता है टाइम इनवर्स, ठीक है, इसको याद रखना कि यूनिट ऑफ के, ये दो चीज को हम नोट में लिखेंगे क्योंकि बार बार इससे डील करोगे कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ के is what, टाइम इनवर्स। यूनिट ऑफ के इज टाइम इनवर्स, जो भी मिनट सेकेंड आवर जो भी है, ईयर जो भी रहेगा, दैट इनवर्स, ठीक है। अब तुम जल्दी से हमको बताओगे जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए, अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करें तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब समझ में आ रहा है, यहाँ पर n के जगह पे तुम 0 डालो, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये मोल टू द पावर 1 हो गया, लीटर टू द पावर कितना हो गया -1, क्योंकि ये 0 डाल रहे हो, 0 - 1 -1 आएगा पर सेकेंड, यानी ये कितना हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। याद करो ये किसका यूनिट होता था, मोल पर लीटर पर सेकेंड, याद आया, ये रेट का यूनिट होता था। इसका मतलब क्या कि जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए, मेरी बात ध्यान से समझो, ये सब क्वेश्चन होता है, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ के एंड यूनिट ऑफ रेट, रेट और रेट कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट था, है ना, दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। किस रिएक्शन के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर लिखा होगा कि किसी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट वही होता है जो कि रिएक्शन के रेट का यूनिट है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप समझेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन में, तो थर्ड क्वेश्चन को देखो, यहाँ एटमॉस्फेयर लिखा हुआ है, इसका मतलब है प्रेशर वाला फॉर्म यहाँ पर लिया गया, ठीक है। तो अब आप कंपेयर करिए प्रेशर वाले फॉर्म से। प्रेशर वाला फॉर्म याद है यूनिट का जो बताया था अभी, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बार टू द पावर 1 - n और एटमॉस्फेयर टू द पावर 1 - n। एक मिनट रुक करके ना ये सब चीज को याद कर सकते हो चाहोगे तो, ठीक है। तो क्योंकि हमको एटमॉस्फेयर दिया हुआ, हम एटमॉस्फेयर वाला ले रहे हैं कि हमको जो नोन है, known is what, known unit of K is what, क्या कहा, एटमॉस्फेयर टू द पावर 1 - n टाइम इनवर्स। तो टाइम इनवर्स यहाँ सेकेंड इनवर्स हो गया। अब आपको फिर से इसी टर्म को कंपेयर करना, यहाँ तो एक ही टर्म है कंपेयर करने के लिए, तो एटमॉस्फेयर को आप कंपेयर करेंगे
ठीक है, जब ऐसे लिखना होता था ना तो लिखते थे ऑन कंपेयरिंग और फिर एटमॉस्फेयर को कंपेयर करते थे, लेकिन अभी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही ज्यादा है आपको। तो क्या हो गया, देखो एटमॉस्फेयर का वैल्यू जो गिवन था दैट वाज 1 -1 दिख रहा है, और जो आप नॉन यूनिट लिख रहे हैं उसमें क्या लिखते हैं 1 माइनस है। तो यहां से देखो ये माइनस इस तरफ गया, ध्यान से देखो माइनस इस तरफ गया तो प्लस हो गया, यानी n इक्वल्स टू, ये 1 था और ये माइनस इधर आ गया तो +1 हो गया, यानी 1 + 1 कितना आ गया 2। यानी ये भी जो सी वाला क्वेश्चन भी जो दिया हुआ है ये कैसे ऑर्डर के लिए बात हो रहा है, ये बात हो रहा है सेकंड ऑर्डर के लिए। मान लो कोई चाहेगा कि हम एक बार जो है क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं कि मेरा ऑर्डर सही आया कि नहीं आया, तो यहाँ से कर सकते हो। जो तुमको यूनिट नोन है, आपका यूनिट ये था, ठीक है, आप यहाँ पर 2 डाल करके देखिए तो 1 - 2 ये -1 आ जाएगा, यानी एटमॉस्फेयर इनवर्स टाइम इनवर्स, यही तो आपको दिया हुआ है। तो आप इजिली इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर पा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, अब अगले क्लास में जो है आगे बात करेंगे। Thank you. Keep watching, keep learning. Bye bye.